everyone, I am Deepika from Learno Hub, a free learning platform where you can study science, maths, SST absolutely for free only at learnohub.com. बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 साइंस के नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर में टोटल है 10 एनसीईआरटी क्वेश्चंस और आज हम सभी के सभी 10 एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बहुत ही सिंपल है, वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम देखेंगे पहला फिल इन द ब्लैंक, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ पेरेंट इज कॉल्ड। तो जब एक नया इंडिविजुअल, एक नया प्लांट किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से निकलता है पेरेंट के, जैसे कि रूट से, स्टेम से, लीव से, तो उसको क्या बोला जाता है? वो जो एक प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वी कॉल इट वेजिटेटिव प्रोपगेशन, राइट। उसके बाद बी पार्ट, अ फ्लावर मे हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सच फ्लावर इज कॉल्ड। अब हमने पढ़े हैं फ्लावर्स, तो फ्लावर्स में कई फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। बट कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें कि या तो सिर्फ हमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा या सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा। तो ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। सच फ्लावर्स आर कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। Then coming on to C part, the transfer of pollen grain from the anther to the stigma of the same or of the another flower of the same kind is known as। तो जब भी एंथर से पॉलिन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं या तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर या किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पर, तो उसे क्या बोला जाता है? सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज pollination. So that process is called as pollination, right? Simple. Then D part, the fusion of male and female gametes is termed as। तो मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? सो वी कॉल इट फर्टिलाइजेशन, राइट। अब ये चाहे फ्लावर्स की हम बात कर रहे हैं, प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, तो जब भी मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा फर्टिलाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको इस क्लास में इंट्रोड्यूस हुई हैं और ये आगे जाके आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होने वाली हैं। तो हमें सिंपल टर्म्स को समझना है इस क्लास में। Then seed dispersal takes place by the means of। तो जो seeds disperse होते हैं वो किस किस तरह से होते हैं? तो सबसे पहले होते हैं by wind, then by water and at last by animals, ठीक है। ये सारे के सारे seeds को disperse करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो I hope fill the blanks are clear to everybody। Question number 2, describe the different methods of asexual reproduction and give examples। तो हमें कुछ asexual reproduction के हमें कुछ methods बताने हैं। तो सबसे पहला है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी इसको रिवाइज किया। सो अ न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बड्स ऑफ द इंडिविजुअल प्लांट, ठीक है। तो एक प्लांट के या तो रूट से कोई नया प्लांट आएगा या स्टेम से आएगा, लीव्स से आएगा या बड से आएगा, वो होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे आपने आलू देखे होंगे, आलूओं के ऊपर ना वो कुछ आउटग्रोथ सी हो जाती है कुछ कुछ पार्ट्स में, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये ट्यूबर्स होते हैं, ठीक है। इनसे क्या होता है, इनसे हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ये एज अ सीड एक्ट करेंगे।
right? So for example, tuber of potatoes and rhizome in ginger. So these are very very common examples of vegetative propagation. Second है budding. तो budding हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि समथिंग बड, ठीक है, तो मतलब कुछ तो क्या बन रहा है, कोई बड बन रहा है। तो अगर आपको याद हो ईस्ट या फिर आपको याद हो हाइड्रा, तो हाइड्रा का भी ऐसे होता है, उसमें साइड पर एक ऐसे बड सा बनना शुरू हो जाता है। इस बड से क्या होता है कि ये बड धीरे धीरे इस प्लांट के साथ, इस पेरेंट बॉडी के साथ ग्रो करता रहता है, और जब ये थोड़ा अच्छे से ग्रो हो जाता है और इंडिपेंडेंटली अपने फंक्शंस कैरी आउट कर सकता है, तो ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है, और ये एक इंडिविजुअल की तरह फिर ग्रो करता है। सो दैट इज बडिंग। सो स्मॉल प्रोजेक्शन which gradually grows and gets detached from the parent cell and form a new cell, that is for example yeast or you can say hydra। तो वही कि पहले एक बड की फॉर्म में बाहर निकलेगा, फिर वो पेरेंट बॉडी के साथ ही ग्रो करता जाएगा, और फाइनली पेरेंट बॉडी से अलग होके एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल मतलब एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। देन स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, व्हाट आर स्पोर्स? स्पोर्स छोटे छोटे स्पोर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन की बात हो रही है। स्पोर्स which under favorable conditions they germinate and they develop into new individual, example rhizopus and mucor। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि स्पोर्स जो होते हैं वो फेवरेबल कंडीशंस में दे ग्रो, ठीक है, वो जर्मिनेट होते हैं और वो एक इंडिविजुअल प्लांट बना देते हैं। सो दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। तो अगर आप इनका आंसर देखो, अगर आप जो अभी 3 मेथड्स हमने देखे हैं, अभी हम और भी पढ़ेंगे, तो इन तीनों में देखें तो इनके नाम में ही इनका आंसर है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब कि जो उसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, फ्लावर जो है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, उसके सिवा रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, बड्स, ये सारे वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। तो इन पार्ट्स से अगर कोई नया इंडिविजुअल बन रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वहीं पर एक अलग तरह का ऑर्गेनिज्म या रिप्रोडक्शन देखी गई है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक बड ग्रो हो जाता है, एक साइड में एक बड जैसा आ जाता है, वो बड पेरेंट की बॉडी के साथ ग्रो करता जाता है, और आफ्टर सम टाइम इट डिटैचेस और एक वो इंडिविजुअल, एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। वैसे ही स्पोर फॉर्मेशन, तो मतलब कि स्पोर्स बन रहे हैं, स्पोर फॉर्मेशन हो रही है। तो ये जो स्पोर फॉर्मेशन है ये फेवरेबल कंडीशंस में होती है। तो जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होते हैं, वो डेवलप होते हैं, और वो एक नया इंडिविजुअल बना देते हैं। तो अब देखते हैं एक और मेथड। एक और मेथड है फिजन, फोर्थ मेथड फिजन। तो फिजन जो है ना, अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, तो फिजन जो है ना वो 2 तरह की देखी गई है। एक है बाइनरी फिजन और एक देखी गई है मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो ये तो आपको समझ ही आ रहा होगा, फिजन मतलब कि कोई एक बड़ी सी चीज है और इसको हमने ब्रेक कर दिया, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, मतलब ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ये टूट गई, स्प्लिट हो गई। सो दैट इज फिजन। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे स्प्लिट टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम। तो इनमें क्या होता है, अगर मैं बाइनरी फिजन की बात करूं तो फर्स्ट 2 वर्ड्स बाय मतलब 2, ठीक है। तो इसमें बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा है, अमीबा क्या होता है कि वो ग्रो करता जाता है साइज में, फिर फाइनली उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और वो 2 नए इंडिविजुअल्स बना देता है। वहीं पर अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करते हैं, तो मल्टीपल फिजन में एक ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 से ज़्यादा में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और हर एक जो उसका पार्ट है, जो नया जो स्प्लिट होके, मान लो उसने 10 पार्ट में वो स्प्लिट हुआ, तो हर एक पार्ट जो है वो एक अलग इंडिविजुअल की तरह एक्ट करेगा और एक एडल्ट इंडिविजुअल में ग्रो होगा। सो दैट इज फिजन। तो फिजन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखी गई है, ठीक है। एक सेल है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल। तो आप इनको जरूर रिवाइज कीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3,
एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, मतलब कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, उसी के या तो बड से एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, या उसके रूट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, या उसके लीव्स से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, या उसके स्पोर्स से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसी से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। वहीं पर अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें दो ऑर्गेनिजम्स मिलके एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। तो मेनली मेल और फीमेल से गैमीट्स आते हैं, ये दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं एंड दे फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट दे फ्यूज विद ईच अदर, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, एक नया इंडिविजुअल जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, एक मेल गैमीट है, ठीक है, फीमेल गैमीट है, ये दोनों फ्यूज होंगे और इनके फ्यूजन से बनेगा क्या, जाइगोट, राइट। और ये जो फ्यूजन है, इस फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन दिस क्लास। नाउ प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स में जो स्टेमन होता है, ठीक है, स्टेमन इज द मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, और उसमें होता है एंथर जो कि पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करता है। वहीं पर पिस्टिल जो होता है, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और इसके ओवरी में क्या होते हैं, इसके ओवरी में होते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स है इसमें मेल गैमीट होते हैं, ये फ्यूज करते हैं ओव्यूल के साथ और ये बनाते हैं जाइगोट। एक नया इंडिविजुअल बनाने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही इंडिविजुअल है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल्स मिलके एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन डिफरेंस क्या है। तो अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, अगर हम सिर्फ मेन डिफरेंस की बात करें तो मेन डिफरेंस यही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और जो ऑफस्प्रिंग आता है या आते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसे दिखाई देते हैं। वहीं पर अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट्स के इन्वॉल्व होने से रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाती है, और जो ऑफस्प्रिंग आता है या जो डॉटर्स हैं या सन्स हैं, ठीक है, सो वी कॉल इट डॉटर सेल्स, राइट। तो जो ऑफस्प्रिंग मिलते हैं उनमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब वो एग्जैक्टली किसी एक पेरेंट के जैसे नहीं होते हैं, उनमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। तो सिंपल है, एक बार देख लेते हैं। ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, two parents are involved in sexual reproduction, then no gamete formation and there is no fertilization in asexual reproduction। क्यों, क्योंकि एक ही पेरेंट है, उसी से नया ऑर्गेनिज्म बनना है, ठीक है। तो यहाँ कोई गैमीट्स नहीं बनेंगे, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन कब होती है, जब एक मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में गैमीट्स भी बनते हैं और फर्टिलाइजेशन भी होती है। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें सिर्फ एक पेरेंट के कैरेक्टर्स होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसमें सिर्फ एक पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें उस ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर, दिस वाज वेरी सिंपल एंड दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 5, स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो हमें फ्लावर के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को हमें ड्रॉ करना है। तो अगर आप ये पिक्चर देखें तो इस पिक्चर में मैंने पेटल्स बनाई हैं, ठीक है। मतलब ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है जिसमें हमें पेटल्स दिखाई दे रही हैं, और ये जो है ना यहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। तो अगर हम बात करें इस पार्ट की, ठीक है, ये एक लॉन्ग स्टॉक और ये क्या है, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये कुछ ऐसा होता है अगर हम इसकी बात करें तो। नाउ आई एम ड्रॉइंग द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो व्हाट इज इट, दिस इज स्टेमन। व्हाट इज इट, इट इज स्टेमन।
स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, और इसमें जो स्टेमन होता है वो वो दो पार्ट्स में होता है, मतलब स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है एंथर, जो ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है उसे हम बोलेंगे एंथर, और जो नीचे एक स्टॉक, एक डंडी सी दिखाई दे रही है उसको हम बोलेंगे फिलामेंट। ठीक है, सो एंथर एंड फिलामेंट। तो एंथर में ही पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो मेल गैमेट होता है वो एंथर में ही बनता है और यहीं से रिलीज होता है। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो स्टेमन तो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसमें आपको सेंटर में ये सारे क्या हैं, ये सब स्टेमन्स है, सब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगर आप बीच में ये देखो, आपको दिखाई दे रहा है एक अलग सा स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड पिस्टिल। तो ये कैसा होता है, ये भी ऐसी हमें एक स्टॉक सी, और यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, और नीचे से ये जो फ्लावर के अंदर होता है ये स्वॉलन होता है। दिस इज व्हाट, दिस इज पिस्टिल। ठीक है, सो व्हाट इज इट, इट इज पिस्टिल, राइट। तो पिस्टिल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर जहां पर पॉलन ग्रेन लैंड करता है, यहाँ पर पॉलन ग्रेन लैंड करता है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। उसके बाद ये एक लॉन्ग स्टॉक सी हमें दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और नीचे ये होती है ओवरी। सो स्टिग्मा, style and ovary, right? So these are the 3 parts of pistil. And what is pistil? Pistil is the female reproductive part. तो हमें बोला था कि हमें फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को ड्रॉ करना है, तो मतलब हमें एक स्टेमन ड्रॉ करना था और एक पिस्टिल ड्रॉ करना था, और स्टेमन के 2 पार्ट्स एंथर और फिलामेंट को लेबल हम करेंगे, और पिस्टिल में हम लेबल करेंगे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है? तो अगर हम सबसे पहली बात है, पॉलिनेशन है क्या? जब एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके लैंड करते हैं और वहां पर पॉलन ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ठीक है, सो इन केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में बहुत ही कॉमन है, क्योंकि अगर हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो जब पॉलिनेशन होगी तो एक ही प्लांट से पॉलन ग्रेन अपने ही सेम ही फ्लावर के ऊपर, सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके लैंड कर जाएंगे और वहां ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। अब एक फ्लावर के एंथर से क्या आएंगे, पॉलन ग्रेन्स आएंगे और वो लैंड करेंगे दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। ये यूजुअली कॉमनली देखा गया है यूनिसेक्सुअल में भी और बाइसेक्सुअल में भी, दोनों ही तरह के प्लांट्स में, फ्लावर्स में ये देखा गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब देखते हैं हम 7th क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर्स। तो फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता क्या है, जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं और वो बनाते हैं जाइगोट, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले होती है पॉलिनेशन, जहाँ से ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं फीमेल ट्रैक का। ठीक है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो अब इसमें दिस इज स्टाइल, स्टिग्मा सॉरी, एंड दिस इज स्टाइल एंड दिस स्वॉलन पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। तो एंथर से पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो आएंगे और वो लैंड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, स्टिग्मा में, स्टिग्मा से अब ये पॉलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाएगी एंड फाइनली इट रीचेज द ओवरी ऑफ द फीमेल ट्रैक।
राइट और यहाँ पर आके जो मेल गैमीट्स हैं वो डिलीवर हो जाएंगे और फिर मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे और वो हो जाएगी हमारी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। तो the pollen grain, it reaches the stigma of the same species of the flower, then it starts growing into the pollen tube of the stigma and then into the style, finally it reaches the ovary, finally वो आके स्टिग्मा से वो स्टार्ट होगी, स्टिग्मा पे लैंड होगा पॉलन ग्रेन, वहां से पॉलन ट्यूब बनना स्टार्ट होगी और वो स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचेगी। अब इस पॉलन ट्यूब के जरिए आएंगे मेल गैमीट्स। अब ये जो मेल गैमीट आएगा ये फ्यूज करेगा फीमेल गैमीट के साथ और बनेगा जाइगोट एंड दिस इज वेयर द फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीट। अब फर्टिलाइजेशन एक बार हो गई, अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं। जैसे हम पॉलिनेशन की बात कर रहे थे ना, वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स थे। वो क्या थे? दैट वाज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आता है पॉलिनेशन। अब आए पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, तो इसमें जो ओवरी है, ये जो स्वॉलन पार्ट है, ओवरी है, ये डेवलप हो जाता है फ्रूट में और जो ओव्यूल होता है वो बना देता है सीड्स। ये वाला जो पार्ट है, वैसे इस आंसर में इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप अपने कॉम्पिटिटिव की बात कर लो या जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो भी इसके ऊपर 1-1 मार्क के ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड्स, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड। तो सीड्स कैसे डिस्पर्स होते हैं? सीड्स डिस्पर्स होते हैं बाय अ विंड, बाय अ वाटर, बाय अ एनिमल्स और फ्रॉम बर्स्टिंग ऑफ अ फ्रूट। तो विंड से कैसे सीड्स डिस्पर्स होंगे? तो सोचो वो चीज़ जो बड़ी हल्की हो, अगर जैसे अगर हवा चले तो कौन सी चीज़ें उड़ती है? घर उड़ता है? नहीं उड़ता है, ठीक है, वो बड़े तूफान में कहीं उड़ेगा। बट अगर ऐसे हल्की हल्की सी हवा चली है, थोड़ी तेज भी चली है, तो ऐसी चीजें उड़ेगी, जैसे पेपर उड़ेगा, सूखा घास उड़ेगा। तो ऐसी चीजें साथ में विंड के जाती हैं जो हल्की होती हैं, जो ड्राई होती हैं, जो हेरी होती हैं, जो छोटी सी होती हैं। तो विद विंड्स लाइट सीड्स, हेरी सीड्स एंड ड्राई एंड स्मॉल सीड्स दे डिस्पर्स। वहीं पर अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के साथ स्पाइनी और स्टिकी सीड्स डिस्पर्स होते हैं। क्योंकि कैसे होते हैं? क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो चिपकने वाली होगी, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक पेपर रखा है और उसमें ग्लू है, तो वो अगर मैं ऐसे बैठी होंगी तो वो मेरी बॉडी के साथ चिपक जाएगा, ठीक है। वो स्टिकी है, वो स्पाइनी है, कुछ ऐसी चिपकने वाली जैसे स्पाइन्स होंगे, कांटे से होंगे, वो भी मेरी बॉडी के साथ चिपक जाएंगे, राइट। तो ये वो वैसे सीड्स होते हैं जो कि आराम से एनिमल्स की बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं और डिस्पर्स होते हैं विद एनिमल्स। नेक्स्ट है वाटर। वाटर में वो सारी वैसे सीड्स होंगे जो कि बहुत हैवी होंगे, जो हवा में नहीं उड़ सकते, एनिमल्स के साथ स्टिक होके नहीं डिस्पर्स हो सकते, तो उनकी डिस्पर्सल में हेल्प करता है वाटर। तो फॉर एग्जाम्पल कोकोनट सीड्स। देन बर्स्टिंग ऑफ फ्रूट। अब क्या होता है कि फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो फ्रूट जैसे जब बर्स्ट होता है तो उसके अंदर से बहुत सारे सीड्स निकलते हैं और डिस्पर्स होते हैं। So I hope this is clear. This was very simple and I hope you understood this question. Let's move on to our next question. Question number 9. Match items in column 1 with those in column 2. तो column 1 में कुछ चीज़ें दी गई हैं, column 2 में चीज़ें दी गई हैं, एक जो है वो confuse करने के लिए दी गई है। तो देखते हैं कौन सा किसके साथ मैच करेगा। सबसे पहले है बड। तो बड हमने किस में पढ़ा था? बड, बडिंग किस में पढ़ा था? ईस्ट में पढ़ा था। क्या हमारे पास ऑप्शन है? तो हमारे पास ऑप्शन भी है। सो वी विल मैच बड टू द ईस्ट। देन कमिंग ऑन टू आइज। अब ये आइज हमने किस में पढ़ा था? याद करो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने पढ़ा था कि पोटैटो होता है, वो उसके पास एक आइज सी होती हैं, वो आइज वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो we will match eyes with potatoes. Then coming on to fragmentation, मतलब कोई एक ऐसा एनिमल जो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसके अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो इनमें से किस में फ्रेगमेंटेशन होती है? स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होती है। देन विंग्स।
अब ये विंग्स किस में होते हैं? विंग्स होते हैं मैपल के सीड्स में। देन स्पोर्स, अब ये स्पोर्स हमें किस में देखने को मिलते हैं? तो अगर हम रोज की बात करें तो रोज में हमें स्पोर्स नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन यस ब्रेड मोल्ड, ठीक है, फंगस, इसमें हमें देखने को मिलते हैं क्या? स्पोर्स, ठीक है। इसमें स्पोर फॉर्मेशन से ग्रोथ होती है प्लांट की, एक न्यू इंडिविजुअल की। तो बहुत ही सिंपल मैच द कॉलम था। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। लेट्स सी आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 10, टिक द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले है द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज। तो इन सब में से, इन चारों में से जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का वो कौन सा है? तो लीफ है? नहीं, लीफ तो वेजिटेटिव है। स्टेम भी वेजिटेटिव है, रूट भी वेजिटेटिव है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज फ्लावर। Then B, the process of fusion of male and female gamete is called। तो मैंने बार बार आपको ये चीज़ रिवाइज कराई है कि जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं तो उस फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। पॉलिनेशन क्या है? तो पॉलिनेशन है कि जब पॉलिन ग्रेन एंथर से उड़ के स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। देन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज द मेथड जिसमें कि एक इंडिविजुअल से या दो इंडिविजुअल से एक नया इंडिविजुअल बनता है। सीड फॉर्मेशन, तो सीड के बनने का जो मेथड है दैट इज सीड फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो इनकरेक्ट है इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं सी पार्ट। मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द, तो मैच्योर ओवरी से क्या बनता है? तो आपको याद होगा जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि डिस्क्राइब हाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, तो उसमें हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़े थे। तो उसमें हमने पढ़ा था कि ओवरी से क्या बनता है और ओव्यूल से क्या बनता है। तो ओवरी से बनता है फ्रूट और ओव्यूल से क्या बनता है? ओव्यूल से बनते हैं सीड्स। तो बाकी तीनों हैं गलत ऑप्शन। तो मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हो या आप क्लास 12 में बायो पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं, उनमें क्या होता है, ओवरी से क्या बनता है, ओव्यूल से क्या बनता है, किस चीज़ से क्या बनता है, वो एड ऑन होते जाएंगे जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाओगे। देन डी पार्ट, अ स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज। तो इनमें से स्पोर्स किस किस में बनते हैं? तो जिंजर और पोटैटो में तो नहीं बनते हैं, इनमें होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इनमें एक वो पोटैटो की आईज होती हैं, ठीक है। जिंजर में भी मतलब ट्यूबर्स होते हैं बेसिकली, तो उनसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, स्पोर से नहीं होती है। रोज में भी नहीं होती है, इट इज प्रेजेंट इन ब्रेड मोल्ड्स, ठीक है। अब है इसका ई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10th का ई पार्ट, ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स। तो ब्रायोफाइलम कैसे रिप्रोड्यूस होता है? क्या स्टेम से होता है? नहीं होता है। क्या लीफ से होता है? तो यस, ब्रायोफाइलम जो है वो रिप्रोड्यूस होता है थ्रू इट्स लीव्स। तो अगेन इट विल बी अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। रूट से भी नहीं होता है और फ्लावर से भी नहीं होता है। तो आई होप ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए हैं। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो आप फिर से एक बार रिवाइज करो, आपके जितने भी डाउट्स हैं सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।